कि जब आप चीज किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो उसका मतलब क्या होता है। मिसाल लें, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, पानी में डाल दिया है और पानी में डालने पर ये अलग अलग होकर सोडियम आयन अलग हो गया और क्लोराइड आयन अलग हो गया। सोडियम को वाटर के ऑक्सीजन वाले पार्ट के जरिए बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया, घेर लिया इस तरह से। और क्लोरीन को हाइड्रोजन वाले पार्ट ने घेर लिया। इस अमल के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको डिसोल्यूशन एनर्जी कहते हैं। ये बेसिकली डिसॉल्व हो गया है NaCl पानी के अंदर और इसको डिसोल्यूशन कहते हैं। और आमतौर पे इस अमल के दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और इस एनर्जी को हम डिसोल्यूशन एनर्जी कहते हैं। अगर यहां पर सॉल्वेंट स्पेसिफिकली वाटर हो, जैसे ये वाटर है इस वक्त, तो इसी एनर्जी को ये जो सराउंडिंग करने के बाद रिलीज होगी, इस एनर्जी को फिर आप हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी के साथ आपने एक और चीज समझनी है जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, जिसको हम लैटिस एनर्जी कहते थे। और आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड को अगर आप तोड़ दें तो उसमें से जो उसकी एनर्जी होती है वो लैटिस एनर्जी कहलाती है। और यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि लैटिस एनर्जी उन कंपाउंड्स की होती है जो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है और आप उसको किसी सॉल्वेंट में डाल देते हैं तो वो क्रिस्टल जब टूटेगी तो उसकी जो एनर्जी होगी वो लैटिस एनर्जी होगी। अगर तो आपकी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम है तो वो चीज डिसॉल्व हो जाएगी पानी के अंदर। आपकी लैटिस एनर्जी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी से कम है या थोड़ा सा फर्क है तो वो चीज पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है और लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो चीज पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आप एक पत्थर लें और पानी में फेंक दें तो वो पत्थर पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। उसका मतलब ये है, आप एक ईंट पानी में फेंक दें वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती। इसका मतलब है उसकी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो आयन एक दूसरे से या वो एटम या जो भी वो चीजें हैं वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं होती। और पानी की जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इनको अलग कर सके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पहले तो आप ये समझो कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या चीज है और इसका डिसोल्यूशन के साथ क्या फर्क पड़ता है। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट जो कि इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूं। पहले मैंने समझाया कि हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है। अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट जो कि इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है व्हेन यू हैव 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस। दिस इज गैसियस आयंस, आइसोलेटेड सेपरेटेड। ठीक है, गैसियस आयंस or other solute particles dissolve in a water to give a sufficient infinitely dilute solution। यानी आप क्या करें, आप 1 मोल गैसियस आयन पानी में डाल दें और पानी में डालने पर वो आपको इनफिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन दे दे, यानी बहुत डाइल्यूट, उसके बाद उसमें मजीद डाइल्यूट ना हो सके। जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी। अब मिसाल के तौर पर अगर आप प्रोटॉन को जो कि आपके पास गैसियस स्टेज में है, आप इसको वाटर में डाल दें, प्रोटॉन को वाटर में डाल दें
तो आपको पता है हाइड्रोनियम आयन बनेगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोटॉन पहला आपके पास गैस की फॉर्म में था, अब किस फॉर्म में चला गया है, एक्वस फॉर्म में चला गया। यानी जिस चीज को आप पानी में डालते हैं, जाहिर सी बात है वो एक्वस फॉर्म में चला जाता है। तो इस अमल के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो ये है, किलो और नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका ताल्लुक हाइड्रेशन एनर्जी का जो ताल्लुक है डेल्टा एच एच जिसको हम कह रहे हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू ओवर आर। इसको जरा आपने ज़हन में रखना है, फिर आपको किताब की बातें जरा आसानी से समझ आ जाती है। ये जो है ना, ये डिपेंड करता है चार्ज टू साइज रेशियो। अगर तो आर जो है वो रेडियस है और क्यू जो है वो चार्ज है, हाइड्रेशन एनर्जी क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो रेडियस में क्या फर्क पड़ता है? रेडियस इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है। तो जब टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, चार्ज कांस्टेंट होता है। टॉप टू बॉटम चार्ज कांस्टेंट होता है, यानी एक ग्रुप में चार्ज तो एक ही होगा ना। फर्स्ट ए जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वगैरह, उन सब पर +1 चार्ज, ये तो कांस्टेंट हो गया। चेंज क्या हो रहा है? रेडियस। रेडियस इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज। इसी तरह सेकंड में देखिएगा, +2 उस पर चार्ज है और आप ऊपर से नीचे आते हैं, रेडियस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। रेडियस इंक्रीज करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और अगर आप ट्रेंड देखना चाहते हैं इन अ पीरियड, आप पीरियड में देखें लेफ्ट से राइट क्या होगा? दो काम हो रहे होते हैं लेफ्ट से राइट। क्या? साइज भी छोटा हो रहा होता है, चार्ज भी बढ़ रहा होता है। क्या मतलब? शुरू में अगर आप शुरू से चले, देखे ना, लिथियम है पहला बंदा, +1 चार्ज है, साइज बड़ा है। बेरिलियम दूसरा बंदा है, चार्ज भी बढ़ गया, +2 हो गया और साइज भी छोटा। एल्यूमिनियम का साइज और छोटा हो गया, या बोन का साइज और छोटा हो गया, चार्ज भी बढ़ गया। आप लेफ्ट से राइट जाए तो आप जो साइज है वो डिक्रीज होता है। इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप चाहते हैं इन अ पीरियड, वो इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि ये पूरा फैक्टर जो है ये क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है, यानी ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। यानी हाइड्रेशन एनर्जी जो मैग्नीशियम आयन की है वो किससे ज्यादा होगी? सोडियम आयन से। यानी सोडियम आयन जो है वो पहले आता है, मैग्नीशियम आयन बाद में आता है। तो मैग्नीशियम आयन की जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये ज्यादा होगी किससे? सोडियम से। क्यों? क्योंकि चार्ज टू साइज रेशियो उसकी ज्यादा है मैग्नीशियम। ठीक हो गया। इसी तरह मैग्नीशियम के बाद आगे आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का चार्ज टू साइज रेशियो मैग्नीशियम से ज्यादा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप किताब देखेंगे तो किताब ने लिथियम की एनर्जी आपको दी है, आयन की एनर्जी 499। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम आपको दी हुई है 499 -499। और सोडियम की एनर्जी है, ये अब ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप में ऊपर से नीचे नीचे आप आ रहे हैं। सोडियम आयन की एनर्जी आपको दी हुई है 390 और पोटासियम आयन की एनर्जी आपको दी है -305। तो आप सोचेंगे सर आप तो कह रहे थे कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं इन अ ग्रुप
तो चूंकि रेडियस बढ़ता है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। यहाँ तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है, क्या मतलब? -499 छोटा होता है, -390 बड़ा होता है और -305 उससे भी बड़ा होता है। तो बेटा आपने हाइड्रेशन एनर्जी में कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये नेगेटिव साइन नहीं देखना, आपने सिर्फ ये एनर्जी देखनी। नेगेटिव साइन का मतलब तो है एनर्जी रिलीज हो रही है बस, ठीक है? ये मैथ वाला नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब मैथ का नेगेटिव नहीं है। आप देखें लिथियम की एनर्जी 499 थी, सोडियम की 390 हो गई, पोटासियम की 305 हो गई, वो क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो गई। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ये हमारा टॉपिक था जी हाइड्रेशन एनर्जी के हवाले से। हाइड्रेशन एनर्जी इस तरह से इन अ ग्रुप जो है वो चेंज होती है। अच्छा, अब अगर आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें, अगला टॉपिक हमारा है हैलाइड्स। हैलाइड्स क्या होते हैं जी? हैलाइड्स बेसिकली हैलोजेंस के कंपाउंड होते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं कि दे आर बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजेंस। Binary compound of halogens with other elements, they are called halides. आमतौर पे हैलोजेंस की हैलाइड्स की तीन टाइप्स होती हैं। एक को आप बोलते हैं आयोनिक हैलाइड्स, दूसरे को आप बोलते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स, किताब ने मेरे ख्याल से पॉलीमेरिक का जिक्र नहीं किया है, और तीसरा आपके पास है कोवेलेंट हैलाइड्स। ठीक हो गया जी। आयोनिक हैलाइड्स बेसिकली जब किसी मेटल और हैलोजेंस के दरमियान में आयोनिक बॉन्ड बनता है तो हम उसको आयोनिक हैलाइड्स कहते हैं। आमतौर पे हमारे पास फर्स्ट ए और सेकंड ए जो है ये हमारे पास आयोनिक हैलाइड बनाते हैं। इनके हैलाइड जो है वो आयोनिक होते हैं। इनमें सिवाय बेरिलियम, सेकंड ए में बेरिलियम के अलावा सब के हैलाइड जो हैं वो आयोनिक हैं। और इसकी वजह क्या है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, जब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे यानी हैलोजेंस, तो फिर उनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड होता है। लेकिन जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है ना, तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से कैरेक्टर शिफ्ट होता है आयोनिक से कोवेलेंट की तरफ। अब बेरिलियम जो है ना, बेरिलियम का साइज छोटा है काफी सारा। बेरिलियम के अंदर खास प्रॉपर्टीज हैं, हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। बेरिलियम का एक खास बिहेवियर है, छोटे साइज होने की वजह से ये उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है जितना बाकी लोग। इस वजह से बेरिलियम का जो हैलाइड्स होते हैं ये आयोनिक नहीं होते। ठीक हो गया? तो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जिनकी जब वो बॉन्ड बनाते हैं विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ हैलोजेंस, तो इनके दरमियान में आयोनिक हैलाइड्स बनते हैं। और ये जो आपके फर्स्ट ए वाले हैं, दे आर कंसीडर्ड प्योरली आयोनिक हैलाइड्स, और इनके बड़े हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, सॉलिड फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं, और इनके 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं, डिस्क्रीट आयन होते हैं उसमें, और पूरा एक प्योर आयोनिक कंपाउंड बनता है। और इनमें जो है वो जो उनकी एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे फ्लोराइड है,
फ्लोराइड की हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जीज होती है। अभी हमने लेटेस्ट एनर्जी की बात की थी, तो फ्लोराइड्स में हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी होती है, क्योंकि फ्लोराइड का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है। साइज के छोटे होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और आयोनिक हैलाइड जो है वो फ्लोराइड के सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। और आस्ता आस्ता फ्लोराइड से आप आए तो इनका जो ऑर्डर है ये डिक्रीज होता है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो फ्लोराइड होते हैं, फिर क्लोराइड होते हैं, फिर ब्रोमाइड होते हैं और फिर आयोडाइड होते हैं। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग जो है आयोनिक कंपाउंड वो फ्लोराइड के होते हैं। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा होता है। अब हम चलते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स। पॉलीमेरिक हैलाइड्स, ये हैलाइड जो है इनको पॉलीमेरिक या ब्रिज स्ट्रक्चर हैलाइड्स भी कहते हैं। इनका थोड़ा सा आप देखें, जैसे बेरिलियम की हमने बात की है, इनमें कुछ इस तरह से ये बनता है जी। आपके पास स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, बना लीजिएगा बाद में। एंड सो ऑन। इस तरह से बेरिलियम जो है वो एक आप समझने के ब्रिज के जरिए आगे फिर आगे फिर आगे इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आमतौर पे होता है। और ये आमतौर पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैलाइड्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, कुछ ज्यादा नहीं होते, वो इस तरह के हैलाइड्स बनाते हैं अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए। और ये कौन लोग ऐसा बनाते हैं जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जिनमें आपके पास मैंने बता दिया बेरिलियम है, इसके अलावा गैलियम भी ऐसे करता है, इसके अलावा एल्यूमिनियम वगैरह भी इसी तरह के हैलाइड बनाते हैं। और ये जो पॉलीमेरिक हैलाइड्स होते हैं इनमें थोड़ा सा है वो आयोनिक बॉन्डिंग का जो है वो शेयर होता है, या पार्टली आयोनिक बॉन्ड इनमें होती है। और ये चेन लेटिसेस या लेयर लेटिसेस बनाते हैं, लेयर स्ट्रक्चर इनमें बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पॉलीमेरिक हैलाइड। थर्ड आपके पास है कोवेलेंट हैलाइड। कोवेलेंट जैसे नाम से वाज़ेह है, ये वो हैलाइड होते हैं जिनमें हैलोजन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। और इनमें कौन कौन लोग हैं? इनमें जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास हैलोजन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और किसके साथ बनाएंगे जी? आपके पास तकरीबन ग्रुप फिफ्थ इसी तरह जो ये कोवेलेंट हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, इनके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये कोवेलेंट हैलाइड बनाता है। कुछ मेटालॉइड्स जो हैं वो भी कोवेलेंट हैलाइड बनाते हैं। और कोवेलेंट हैलाइड में जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उस तरह से होती हैं जिस तरह कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, एक बात आप और भी यहाँ पे देखें, जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर सॉरी माफ कीजिएगा, जैसे आप ग्रुप के पीरियड के अंदर जाते हैं, साइज जो है एलिमेंट का छोटा होता चला जाता है। और हमने उस दिन भी ये बात पढ़ी थी कि शुरू के अंदर जाइंट स्ट्रक्चर है बड़े साइज होने की वजह से, और आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तरफ आप मूव करते चले जाते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि शुरू के जो लोग होते हैं आप पीरियड के, उनके साइज बड़े बड़े और वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर या जाइंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाते हैं साइज छोटा होता चला जाता है और वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में आते चले जाते हैं। देखे ना, लिथियम का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, बेरिलियम का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, कार्बन वगैरह तक कोई मॉलिक्यूल नहीं होते। आगे कौन है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, मिसाल दे। इस तरह से जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे तो स्ट्रक्चर जो है वो यानी जो साइज है वो छोटा होता चले जाएगा। इस वजह से उनके अंदर जो है वो कोवेलेंट करैक्टर वो प्रोड्यूस होते चले जाएंगे। और इनमें बॉन्ड पोलैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को देखें तो ये एक पूरा डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, और ये पोलर है।
इसमें जो हाइड्रोजन है ये स्लाइटली नेगेटिव होता है और ये जो सिलिकॉन है ये पार्शियल पॉजिटिव होता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन इनमें ये पूरा डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में आता है, इसलिए हम इनको कोवेलेंट हैलाइड्स कहते हैं। इसी तरह PCl3 है, सल्फर मोनोक्लोराइड है, ये आमतौर पर जो है वो लेस पोलर होते हैं किससे, सिलिकॉन से, यानी PCl3 जो है और सल्फर मोनोक्लोराइड ये भी पोलर होते हैं लेकिन ये सिलिकॉन से लेस पोलर होते हैं। वजह क्या है? देखिए सिलिकॉन किस ग्रुप में है, आपने ये बातें गौर से सुननी है। सिलिकॉन है आपके चौथे ग्रुप में, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा, और फास्फोरस पांचवें से, सल्फर छठे से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिलिकॉन का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू फास्फोरस, एज कंपेयर टू सल्फर। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का फर्क पड़ता है। इसका मतलब है यहां डिफरेंस ज्यादा होगा। जितना सिलिकॉन का साइज बड़ा है ना तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। इसकी तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन की, तो डिफरेंस ज्यादा आएगा जब आप सिलिकॉन के साथ क्लोरीन का बॉन्ड बनाएं। तो जब डिफरेंस ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा पोलर होगा। ठीक है, यानी मैं आसान लफ्जों में और बताऊं तो ये कहना चाह रहा हूं कि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, फास्फोरस की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है, सल्फर की और कम है। या मैं इसको उल्टा के कहूं तो मैं कहूंगा सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फास्फोरस की ज्यादा है, सल्फर की और ज्यादा। ठीक है, इस वजह से जो सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड है ये ज्यादा है टू दीज। अच्छा, इसी तरह आपके यानी इसी तरह जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो रिड्यूस होते चले जाता है और आपका जो ट्रेंड है वो आयोनिक से पॉलीमेरिक और फिर कोवेलेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और ये जो ग्रेजुअल चेंज है बॉन्ड टाइप के अंदर और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, ये अक्रॉस द पीरियड जो है वो मूव करता चल जाता है। दूसरी बड़ी अहम बात जो कि कोवेलेंट हैलाइड्स में इंपॉर्टेंट है वो इनकी जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर वीक फोर्सेस होती हैं जो कि आमतौर पे गैसेस, लिक्विड्स या लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स के अंदर मौजूद होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कोवेलेंट हैलाइड्स की वो इन्फ्लुएंस होती हैं इन जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की वजह से। और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में फिर कौन इफेक्ट करता है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइज इफेक्ट करता है, पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट करती है, ये हमने पहले पढ़ा था कि साइज और पोलराइजेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैन डर वाल फोर्सेस के अंदर। ठीक है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में हमने बात की थी। इसी तरह जो आयोडाइड्स हैं ये लार्जेस्ट और मोर पोलराइजेबल आयंस। अगर आप हाइड्रोजन में देखें तो सबसे ऊपर सबसे पहले कौन आएगा? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन सबसे नीचे आएगा, तो आयोडीन का जो साइज है वो सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। और पोलराइजेबिलिटी भी सबसे क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? साइज पे डिपेंड करती है, ये हम पहले बात पढ़ चुके हैं। तो पोलराइजेबिलिटी और ज्यादा पोलराइजेबल आयन है, इसका मतलब है इसके अंदर जो वैन डर वाल फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी? वो स्ट्रॉन्ग होंगी, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बाकी कोवेलेंट हैलाइड से ज्यादा होगा। किसका? आयोडाइड का। इंटरमोलेकुलर फोर्स की बात कर रहे हैं हम। इसी तरह अगर आप नेचर ऑफ हैलोजेंस या आयोनिक कैरेक्टर की बात करें तो जो वेरिएशन आती है ना बॉन्डिंग कैरेक्टर में, ये डिसेंडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आप आते हैं, यानी ऊपर से नीचे जाते हैं, तो मेटल के लिए ये डिक्रीज होता है आयोनिक कैरेक्टर। क्या मतलब? यानी अगर आप देखें ऊपर से नीचे अगर आप आए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अगर आप एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाएं तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है वो प्योरली आयोनिक कंपाउंड होता है और उसका एल्यूमिनियम फ्लोराइड की बात कर रहे हैं और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्यूमिनियम फ्लोराइड की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्योरली आयोनिक है और फेयरली गुड कंडक्टर है, जबकि एल्यूमिनियम का ही आप आयोडाइड बना दें। यानी मैं कहने चाह रहा हूं आप एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर लें और फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ उसका बॉन्ड बनाएं जरा। तो अगर आप एल्यूमिनियम का
फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनेगा, ये प्योरली आयोनिक है। और अगर आप इसी एल्यूमिनियम का बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, आयोडीन के साथ, मैं जरा साफ कर देता हूं। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का किसी मेटल के साथ अगर आप इनके बॉन्ड बनाएं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। अगर मेटल सेम होगी, मेटल आपने फिक्स कर दी है और इनको आप चेंज कर रहे हैं, तो अगर आप एल्यूमिनियम का बनाएंगे फ्लोराइड तो वो AlF3 बनेगा, और अगर आप एल्यूमिनियम का आयोडाइड बनाएंगे तो वो बनेगा AlI3। अब मैं ये कह रहा हूं कि AlF3 जो है ये प्योरली आयोनिक है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1290 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जो आपके पास एल्यूमिनियम आयोडाइड है ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर का है और इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है 198 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ा है, और ये नॉन कंडक्टर भी है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये हमने जो बात की थी, ठीक है, कि फ्लोराइड जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसमें जो जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा आयोनिक कैरेक्टर इसका, ठीक है। ये प्योरली आयोनिक है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग है और ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट हो जाता है। आखिरी चीज जो कि हमने हाइलाइट्स के हवाले से पढ़नी है वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास अगर एलिमेंट की एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो हाइलाइट बनाता है तो जिस मेटल हाइलाइट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आयोनिक होगा और जिसमें उसकी स्टेट हायर होगी वो कोवेलेंट होगा। इसकी क्या मिसाल है, इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझ लें इस बात का। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है तो फिर क्या होगा, फर्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, लेड डाइक्लोराइड, लेड टेट्राक्लोराइड। अब देखें ना, यहां पर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहां पर उसकी है +4, ठीक है। अब लेड है, लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है, तो जहां पर उसकी स्टेट, अगर एक एलिमेंट है, एक एटम है, मेटल है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है ना, तो फिर जो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें वो आयोनिक होगा, ठीक है। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उसमें वो आयोनिक हैलाइड बनाएगा और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे यहाँ पे +4 है, इसमें ये कोवेलेंट इसकी नेचर होगी। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि जो आपके पास ये लेड P4 है, P4 आयन है, असल में इनमें डिफरेंस आता है पोलराइजेबिलिटी का, पोलराइजिंग पावर का। तो क्यों ये आयोनिक है और क्यों ये कोवेलेंट है, उसकी वजह ये है कि जो लेड P4 होता है इसके अंदर जो हाई पोलराइजिंग पावर होती है वो इसको कोवेलेंट बना देती है। यानी जो आपके पास लेड जो है वो +4 वाला है, इसकी पोलर पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेड +2, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पोलराइजिंग पावर की वजह से इसको जो है वो कोवेलेंट में कन्वर्ट करता है और ये जो है वो आयोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। इससे आगे इंशाल्लाह कल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।